Chapter number 6, Union and State Executive. Now we have studied the basic framework of the Constitution. Constitution किन आइडियल्स के ऊपर बेस्ड है, वो किन आइडियल्स को प्रमोट करना चाहता है, राइट्स, ड्यूटीज और डायरेक्टिव्स देने के बाद वो सरकार का स्ट्रक्चर किस तरीके से इमेजिन करता है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखे थे, हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का या इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हमें गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पता चलता है, मतलब क्या ढांचा बना है सरकार का, ये पता चलता है। इस स्ट्रक्चर को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है जब हम देखते हैं इस प्रकार से। हमारा स्ट्रक्चर फेडरल है। फेडरल का मतलब कुछ चीजें यूनियन लेवल पे होंगी और कुछ चीजें स्टेट लेवल पे होंगी, और दोनों ही लेवल पे 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट काम करते हैं। यूनियन लेवल पे एग्जीक्यूटिव काम करता है, यूनियन लेवल पे लेजिस्लेचर काम करता है, यूनियन लेवल पे जुडिशरी काम करती है। सेम गोज फॉर द स्टेट एज वेल। स्टेट लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव काम करता है, स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेचर काम करता है, स्टेट लेवल पे भी जुडिशरी काम करती है। ठीक है। अब अगर आप यूनियन एग्जीक्यूटिव का कॉम्पोजिशन देखोगे, कौन कौन होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में? यूनियन एग्जीक्यूटिव में होते हैं सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी पूरा मंत्रिमंडल, फिर उनके साथ होते हैं अटॉर्नी जनरल। इस पूरे जमघट को हम कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। इनके फंक्शंस क्या है आगे बताऊंगा। यूनियन लेजिस्लेचर, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। प्रेसिडेंट, यस प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ बोथ। देन राज्यसभा, दैट इज द अपर हाउस, देन लोकसभा, दैट इज द लोअर हाउस। As far as union judiciary is concerned, only one component, that is Supreme Court of India, the apex court of this country. तो अब आपको यूनियन लेवल पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी ये पता चल गया। स्टेट लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी होती है जो इसके पैरेलल ही रहती है। थोड़ा सा इस साइड में बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाए। स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं? उसमें मेंबर्स हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल। स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसमें कौन कौन होते हैं? मोस्टली उसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जिनको हिंदी में विधानसभा बोला जाता है, लेकिन 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं। वो 6 स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। These are the 6 states where legislative council is there. लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना या ना बनाना ये कंपल्सरी नहीं होता है, बनाई भी जा सकती है, अबॉलिश भी की जा सकती है। जिस भी लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस होते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल, बाई मतलब 2, कैमरल मतलब हाउस। 2 हाउसेस हैं लेजिस्लेचर के तो उसे बाई कैमरल कहते हैं। इसका मतलब बाई कैमरलिज्म यूनियन में तो देखा जाता है लेकिन स्टेट्स में, हर एक स्टेट में नहीं। इफ आई टॉक अबाउट द स्टेट लेवल जुडिशरी, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि यहां पे हाई कोर्ट्स होते हैं। हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट हो सकता है या एक से ज्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर बनता है सरकार का, इसमें लोकल बॉडीज भी आएंगी लेकिन इससे निचले लेवल पे। लोकल बॉडीज के बारे में खैर हम बाद में कभी बात करेंगे। अभी जो हमारा फोकस है वो है एग्जीक्यूटिव पे। अब क्योंकि ये तीनों पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट दोनों लेवल पे फंक्शन करते हैं तो इनके बीच में देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि हमने देखा था कि सेपरेशन ऑफ पावर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे संविधान का, और वो इंश्योर किया जाता है बिकॉज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अपने अपने खुद के फंक्शंस होते हैं।
हैविंग सेड दैट, ऐसा कहीं पे लिस्ट ऑफ फंक्शंस नहीं दिया है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि बहुत समय से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बहुत देशों में चलती आती है, इसलिए हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि इतना तो पता ही होगा कि एग्जीक्यूटिव का काम, लेजिस्लेचर का काम, जुडिशरी का काम क्या है। इसको एक एक करके लिस्ट करने की जरूरत नहीं है संविधान में। तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली क्या काम करता है? एग्जीक्यूटिव का रोल होता है पॉलिसीज बनाना या फॉर्मुलेट करना और पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन। तो जितने भी मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर काम करने वाले, और जितनी भी कैबिनेट कमेटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सब ये पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व है। पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के अंदर मोस्टली जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है, जो कटिंग एज मतलब जो एक्चुअल में जनता के साथ इंटरेक्ट करता है, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। लेजिस्लेचर का प्राइमरी काम होता है लॉज बनाना, कानून बनाना, बट उसके और भी काम हो सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। एग्जाम्पल, जब भी सरकार को बजट पास करना होता है तो यह जरूरी है कि वो लेजिस्लेचर यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो। अगर कोई नया टैक्स लगाना होता है तो जरूरी है कि लोकसभा राज्यसभा से पूछ के लगाया जाए, उन दोनों से पास होकर कानून बनता है। इसका मतलब लेजिस्लेचर का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ठहराना भी है, जिसकी वजह से चेक और बैलेंस का सिस्टम चलता रहता है। जुडिशरी का काम यह है ये देखना कि ये दोनों पिलर्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये दोनों पिलर्स क्या संविधान के दायरे के अंदर काम कर रहे हैं या उसके बाहर चले गए हैं, या एक दूसरे की पावर को इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग कानून या एग्जिस्टिंग लॉज के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। ये जुडिशरी का काम, ठीक है। तो इस तरीके से काम का बंटवारा हो रखा है, स्ट्रक्चर बन रखा है। अब स्ट्रक्चर में जो जो पुर्जे हैं उसको देखने की जरूरत है। इसमें हम एग्जीक्यूटिव को सबसे पहले देखेंगे, और एग्जीक्यूटिव हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट से। एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन होता है, जैसा मैंने आपको बताया, लॉज और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, लेकिन इमेजिनेशन का काम भी एग्जीक्यूटिव का होता है। अब एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक हमारे संविधान के पार्ट 5 में मेंशन्ड है, जिसके कंपोनेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। एक एक करके एक एक कंपोनेंट को देखते हैं। हमारे यहां क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलता है, इसलिए प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते हैं। पार्लियामेंट से चुनी गई सरकार और उसके जो लीडर होंगे, जो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, ही और शी विल बी मोर पावरफुल। हैविंग सेड दैट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज स्टिल द हेड ऑफ द स्टेट। उनको हेड ऑफ द स्टेट बुलाया जाता है या नॉमिनल हेड बुलाया जाता है। लैटिन भाषा का शब्द है डिजोर हेड। डिजोर का मतलब है वही नाम के लिए, नॉमिनल हेड, हेड ऑफ द स्टेट, डिजोर हेड। ये सब किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। अगर भारत में सिटीजन्स की कोई लिस्ट बनती है तो उस पर सबसे पहला नाम किसका होता है? फर्स्ट सिटीजन कौन है इंडिया का? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। भारत में जो प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इस वजह से आपको डायरेक्ट इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, आप इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा देते हो। लेकिन क्योंकि इलेक्शन होता है इसलिए भारत को रिपब्लिक बोला जा सकता है। इसके बारे में हमने प्रीएम्बल वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा। अब प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। कॉलेज वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई वाला कॉलेज नहीं, या मस्ती मजाक वाला कॉलेज नहीं। कॉलेज मतलब एक ग्रुप जिसमें सभी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी जितने लोग इलेक्ट होके आए हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं। सभी स्टेट्स के इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, यानी हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। चुनाव में इलेक्शन के बाद एमएलए बनते हैं। अब वो एमएलएज भी सभी स्टेट्स के आते हैं। एक तीसरी प्रजाति होती है इलेक्टेड एमएलएज ऑफ यूटी विद लेजिस्लेचर। अब ये क्या भला है? भारत में 3 ऐसी यूटीज हैं जिनके लेजिस्लेचर है। अब इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसमें 2 प्रकार के यूनिट है, मैंने आपको बताया था, एक है स्टेट, दूसरा है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्रीय शासित प्रदेश। इसका मतलब सेंटर इज द वन हु कंट्रोल्स यूनियन टेरिटरी, प्रेसिडेंट इज द वन हु अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और
lieutenant governors for UTs. But in certain UTs there has been provision of legislature. कुछ UTs में उनको स्टेट की लेजिस्लेचर दी गई है, स्टेट की तरह उनको लेजिस्लेचर दिया गया है, स्टेट की तरह उनको सरकार दी गई है, चीफ मिनिस्टर दिया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया गया। हर यूटी को नहीं, कुछ यूटीज को, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। दिल्ली और पुडुचेरी इनिशियली ऐसे थे। उसके बाद 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया। तो जो एमएलएज हैं वो सिर्फ स्टेट के एमएलएज वोट नहीं देंगे, यूनियन टेरिटरी के एमएलए भी वोट देंगे। अब ये प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें 3 ग्रुप ऑफ पीपल वोट दे रहे हैं। आपको जानना होगा कि राज्यसभा एक ऐसी सदन है जिसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर नहीं आते, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? इलेक्टेड का मतलब है कि किसी ना किसी प्रकार का चुनावी प्रक्रिया हुआ है जिसमें कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया है और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद लोगों ने वोट दिया है और वोट देने के बाद कोई व्यक्ति चुन के कहीं गया। बट एक नॉमिनेटेड मेंबर वो होता है जिसका इलेक्शन नहीं होता है, पॉपुलर वोटिंग क्या उसके लिए नहीं करवाई जाती है। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होके जाते हैं। इन 12 मेंबर को नॉमिनेट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं बताऊंगा यहां पे ड्यूरिंग द एंटायर डिस्कशन कि प्रेसिडेंट के कोई काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ लेना कि प्रेसिडेंट ये काम अपनी मर्जी या अपनी डिस्क्रिशन से नहीं कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टीरियल है और पार्लियामेंट्री है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रमोट करता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट के पास खुद से कुछ खास पावर्स नहीं हो सकती है। असली पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उन लोगों का नेता है, उन लोगों का प्रतिद्वंदी है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोकसभा में मेजॉरिटी लेके बैठे हुए हैं। और लोकसभा में मेजॉरिटी लेना इज द ओनली वे टू फॉर्म गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। वापस आते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव में तीनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तीनों मेंबर के वोट को कुछ वैल्यू दे दी जाती है, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट को कुछ वैल्यू असाइन कर दी जाती है। दिस वैल्यू इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, जनसंख्या से उसको डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू आ जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद हर एक एमएलए के वोट की वैल्यू आ जाती है। फिर जितने भी एमएलए की वोट की वैल्यू है उनको ऐड कर देते हो, सिग्मा कहते हैं इसको, मैथ्स में पढ़ा होगा स्कूल में कभी, सिग्मा फंक्शन। एमएलए फ्रॉम सिक्किम, एमएलए फ्रॉम अरुणाचल, एमएलए फ्रॉम पंजाब, सबकी वैल्यू अलग अलग आ गई और ऐड कर दी आपने। जब उसको ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा मेंबर से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। ये आ गई एक एमपी के वोट की वैल्यू, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू। अब वोट की वैल्यू निकालने के बाद आप इन सबको वोट करने के लिए बुलाते हो और वोटिंग होती है विद सिस्टम ऑफ पीआर एंड एसटीवी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कंसेप्ट पहले समझा देता हूं। इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आप अगर एमएलए हैं या एमपी हैं, आप वोटर हैं, आपको लिस्ट बनानी है, कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 3, कैंडिडेट नंबर 4, ये कैंडिडेट है मेरे, और इनको वोट देना है ऑर्डर में, ठीक है। तो क्या होता है कि सब लोगों से पहले पर्चियां भरवा दी जाती हैं और यह देखना होता है कि किसको 50% वैल्यू मिल गई है। 50% मतलब आधे से ज्यादा वैल्यू ऑफ वोट्स मिल गया, तो इसका मतलब वो जीत गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी एक को भी 50% वोट्स नहीं मिले। मान लीजिए 4 कैंडिडेट थे, एक को 20%, एक को 30%, एक को 30%, ऐसे मिले। अब क्या करोगे, जो लास्ट आया है एकदम, जिसके पास सिर्फ 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ वोट्स आई है, उसको रेस से बाहर निकालना है। क्या करना है, रेस से बाहर निकालना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करते हो तो जितनी भी पर्चियों पे उसको सबसे पहली प्रायोरिटी रखा था, उन पर्चियों को कैंसिल करना है। लेकिन कैंसिल सिंपली नहीं होगा, कैंसिल करने के लिए आपको यह पर्ची ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। अब जितनी भी पर्चियों के ऊपर लास्ट वाले कैंडिडेट जिसको हमने एलिमिनेट किया है, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, देयर मस्ट बी समवन ऑन द सेकंड पोजीशन, कोई सेकंड पोजीशन पे होगा।
है ना। अगर ये कैंडिडेट का नाम ए है, बी है, सी है, डी है और हमने डी को एलिमिनेट कर दिया है, तो ए बी सी में से कोई एक व्यक्ति इसमें सेकंड पोजीशन पे होगा। जो भी सेकंड पोजीशन पे होगा उसको इसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा। सो मान लीजिए ए इसकी सेकंड पोजीशन पे था, तो ए के पास ये वोट चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल वोट। अब फिर से काउंटिंग होगी ये सब करने के बाद और फिर देखा जाएगा कि किसने मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स अचीव कर लिया है। जब मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स अचीव किसी एक ने कर लिया होगा, उसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। अब प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स है कि वो 5 साल तक प्रेसिडेंट रहेंगे। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई टर्म लिमिट नहीं है, वो जितनी भी मर्जी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई टर्म की लिमिट ही नहीं है उनके ऊपर। 10 बार बनना चाहते हैं, अगर पॉसिबल है तो बने। लेकिन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक तरीके से एज के माध्यम से डिसाइड किया गया है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 35 साल की उम्र का होना चाहिए और राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर अगर आप बन सको, आपकी उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, 25 इयर्स ऑफ एज, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए 35 है, लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 है। साथ ही साथ आपको एक इलेक्टेड वोटर होना चाहिए, एक इलेक्टर होना चाहिए, वोटर होना चाहिए। भारत की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्यों ना हो, भारत के किसी भी चुनाव क्षेत्र से क्यों ना हो, आप एक वोटर होने चाहिए, आपका वोटर कार्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका डिसाइड किया गया है कि ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो प्रेसिडेंट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, मतलब एज वाइज इट इज डिफरेंट, बट लोकसभा के मेंबर जैसा क्राइटेरिया है। क्या प्रेसिडेंट को उनके टेन्योर से पहले भी रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के रिमूवल को इंपीचमेंट बोला जाता है और यह संविधान के आर्टिकल 61 के द्वारा मुमकिन है। इस आर्टिकल में यह लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को एक ग्राउंड्स पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है। इफ द प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ही मे बी रिमूव्ड। अब ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिसाइड होगी और ये होता क्या है, इसकी परिभाषा या डेफिनेशन संविधान में नहीं है। इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हैविंग सेड दैट, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट या रिमूवल कैसे होगा, यह बहुत क्लियरली संविधान के अंदर लिखा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह बताया गया है कि स्पेशल मेजॉरिटी के चलते, स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में अगर आप रेजोल्यूशन पास करा देते हो टू रिमूव द प्रेसिडेंट, तभी आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यहां पे क्या होता है कि उस सदन की, उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ जितनी है उसमें से 2/3 मेंबर्स एग्री करने चाहिए कि प्रेसिडेंट को हटाना है। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ अगर 545 है, उसका 2/3 कितना हुआ, 272 नहीं, सॉरी 182 के आसपास हुआ, तो ये 364 इतने लोग एग्री करने चाहिए टू रिमूव द प्रेसिडेंट। सेम फॉर राज्यसभा इज, तब जाके उनको रिमूव किया जा सकता। इसी को स्पेशल मेजॉरिटी की एक टाइप बोला जाएगा। आगे और भी टाइप्स की स्पेशल मेजॉरिटी हम देख सकते हैं। तो ये रिमूवल का प्रोसेस भी संविधान के अंदर बताया गया है, मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही पावर्स ऐसी हैं जो वो अपनी मर्जी से, अपनी डिस्क्रिशन से प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट, इनमें से कोई भी अपॉइंटमेंट वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर वो उसे ही बनाएंगे जिस उम्मीदवार को उस पार्टी ने नॉमिनेट किया है, जिस पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी आई है। लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद जिस पार्टी या ग्रुप के पास मेजॉरिटी आई है, वो जिसका नाम बोलेंगे उसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। सेम वे, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब बोलेंगे तब वो पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे, तब पार्लियामेंट के सेशन को प्रोरोग करेंगे, यानी कि एंड करेंगे। और पार्लियामेंट के सेशन में जो एड्रेस होता है, स्पीच होता है, वो खुद नहीं लिखते हैं। उनको जो स्पीच दी जाती है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, वो स्पीच रहती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी डिक्लेरेशन की भी पावर्स हैं और इनमें से कोई भी पावर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहे बिना वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जुडिशियल पावर्स भी है प्रेसिडेंट के पास, जिसमें वो कुछ यूनियन के बनाए गए कानून के अंदर अगर किसी को सजा सुनाई गई है, पनिशमेंट सुनाई गई है, या
डेथ पेनल्टी किसी को सुनाई गई है या किसी मिलिट्री कोर्ट ने कोर्ट मार्शल कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट अपना अपना कानून चलाता है, आर्मी एक्ट के तहत, नेवी एक्ट के तहत, एयरफोर्स एक्ट के तहत, उनका अपना अलग कानून चलता है, उनका नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और ये जो आईपीसी की धाराएं वगैरह हमारे देश में चलती हैं, आम कानून, वो सब नहीं लगता है, उनका खुद का ही कानून है। लेकिन अगर उस खुद के कानून के हिसाब से भी किसी को पनिशमेंट मिलती है, तब भी वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के पास जा सकता है और ये कह सकता है कि मुझे क्षमा याचना करता हूं, मैं, माफ कर दीजिए, मुझे प्लीज, मुझे मर्सी प्रोवाइड कर दीजिए। तो प्रेसिडेंट के मर्सी प्रोवाइड करने के आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 72 और ये मर्सी अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट फांसी को कम्यूट कर सकते हैं, अंग्रेजी में शब्द है कम्यूट। कम्यूट करने का मतलब है कि अगर डेथ पेनल्टी मिली थी, किसी को फांसी मिली थी, तो उसको एक लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड दिस पावर इज ऑल्सो नॉट डिस्क्रिशनरी, ये भी डिस्क्रिशन नहीं है, यानी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे उस हिसाब से चलेंगे। सेम गोज फॉर डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स। As supreme commander of the armed forces, all the forces fall under president. But president अकेले खुद से नहीं कमांड करते हैं, ये जो मिनिस्ट्री ने सेटअप बनाया हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर ने सेटअप एडवाइस दी है, उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और ये कंपल्शन है सर, आर्टिकल 74 ये क्लियरली बताता है that there shall be a prime minister, there shall be a council of ministers headed by the prime minister to aid and advise the president and the president shall work according to that advice. प्रेसिडेंट को एक्ट करना ही करना है। हाँ, एक बात जरूर है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट जी आप इस बिल पे साइन कर दीजिए या इस ऑर्डर पे साइन कर दीजिए, उस एडवाइस को वो रिकंसिडरेशन के लिए एक बार दोबारा भेज सकते हैं, यानी वापस भेज सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कि एक बार यार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लो, थोड़ा दोबारा सोच लो, उसके बाद मुझसे साइन करवा देना। लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद जब मामला दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है, प्रेसिडेंट के पास आता है, तो उसके बाद ही कांट डू एनीथिंग, उसके बाद तो मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास होती हैं वीटो पावर्स एज फार एज बिल्स आर कंसर्न्ड। तो लेजिस्लेचर के मामले में, यानी पार्लियामेंट के मामले में, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स होती हैं। वीटो पावर्स का मतलब यह होता है कि अगर किसी बिल को कानून बनाना होता है, पार्लियामेंट का क्या काम होता है, एक्ट पास करना। एक्ट का मतलब है लॉ, कोई कानून। इसका जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एक्ट सामने लग गया तो इसका मतलब लॉ है, वो कानून। किसके द्वारा पास किया गया है? पार्लियामेंट के द्वारा। जब पार्लियामेंट में किसी कानून का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाता है, उसका डॉक्यूमेंट रखा जाता है, जब उसके ऊपर डिस्कशन शुरू होती है तब उसको बिल कहते हैं। और जब तक वो दोनों हाउसेस से पास नहीं हो जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देते हैं, दस्तखत नहीं कर देते हैं, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। अब क्या होता है आमतौर पे कि अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए आता है, इसका मतलब यह है कि उसको लोकसभा ने भी पास कर लिया है, पारित कर लिया है, और राज्यसभा ने भी पास कर लिया है। बिल पास कैसे होता है ये पार्लियामेंट वाले लेक्चर में हम देखेंगे। अब इमेजिन करो प्रेसिडेंट के पास बिल आ गया, उन्होंने साइन करना है, लेकिन उनके पास ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज होती है। एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं विदहोल्ड असेंट। विदहोल्ड असेंट करने का ऑप्शन क्या कहता है कि आप बिल पे साइन करने से मना कर देते हो, यू रिफ्यूज टू साइन अ पर्टिकुलर बिल। आप बिल पे साइन करने से ही मना कर देते हो, यू विदहोल्ड असेंट टू द बिल। क्या प्रेसिडेंट ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उनको साइन करने के लिए कहता है तो वो बाउंड हो जाते हैं उस एडवाइस के। इस वीटो पावर को कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा ऑप्शन, प्रेसिडेंट के पास बिल आया, उन्होंने वापस बिल लोकसभा को और राज्यसभा को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज दिया। रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज दिया, इसको कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। क्या बोला जाता है? सस्पेंसिव वीटो। अब क्या होगा? अब अगर ये बिल दोबारा से उनके पास आ गया,
लोकसभा राज्यसभा को बिल भेजा, बोला कि ये वाली चीज चेंज करके मुझे जरा भेजना। अगर लोकसभा और राज्यसभा ने बिल में चेंज किया, नहीं किया, जैसा मर्जी बिल वापस भेजा, अब बस, अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो विदहोल्ड कर सके, मना कर सके, अब उनको साइन करना ही पड़ेगा। साइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एक तीसरा ऑप्शन होता है, दैट इज पॉकेट वीटो, पर ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। पॉकेट वीटो का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट कुछ ना करें, डू नथिंग, बिल साइन होने आया, कुछ ना करो। दिस ऑप्शन वॉज अवेलेबल बिकॉज ऑफ वन रीजन, देयर वॉज नो टाइम लिमिट ऑन द प्रेसिडेंट, देयर वॉज नो टाइम लिमिट ऑन द प्रेसिडेंट कि कितनी देर में बिल वापस साइन करके देना है। ठीक है, कितनी देर में बिल वापस साइन करके देना है, इसको लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं थी। अब यह मैंने बात की है पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए किसी बिल के बारे में, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में स्टेट की विधानसभा के द्वारा पास किया गया बिल भी प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने के लिए आ सकता है। देखो, आम सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि अगर स्टेट की विधानसभा कोई बिल, कोई कानून पास करती है तो उस पर गवर्नर, स्टेट के गवर्नर साइन करते हैं। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में या कुछ बिल्स को गवर्नर ऊपर रेफर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकते हैं। अब अगर ऐसा कोई बिल आता है जो प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है, इसमें प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस हुआ करते थे, बट बहुत रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामले में गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बिल रेफर किया हुआ है, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बिल रेफर किया हुआ है, प्रेसिडेंट के पास 3 महीने का टाइम है अपना डिसीजन बताने का। इसका मतलब एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसर्न, एज फार एज संविधान इज कंसर्न, देयर इज नो टाइम लिमिट टू साइन अ बिल। कोई टाइम लिमिट नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट के लिए टाइम लिमिट है, ना तो गवर्नर के लिए टाइम लिमिट है, ना तो स्टेट विधानसभा वाले बिल के लिए टाइम लिमिट है, ना तो पार्लियामेंट के लिए टाइम लिमिट है। लेकिन वेरी रिसेंटली इन अप्रैल इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ जजमेंट वेयर इट हैज गिवन अ गाइडलाइन कि अगर गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट को रेफर करते हैं और वो बिल 3 महीने से ज्यादा प्रेसिडेंट के पास रहता है, तो आप कंप्लेंट करने आ सकते हो प्रेसिडेंट की, एज अ स्टेट गवर्नमेंट, कि प्रेसिडेंट ने बिल साइन नहीं किया या कोई डिसीजन नहीं लिया। तो अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ पॉकेट वीटो वेयर प्रेसिडेंट कुड डू नथिंग or take no action as far as state bills are concerned. Now that pocket veto does not seem to be there. That window is only for 3 months. इस दौरान प्रेसिडेंट को डिसाइड करना होगा कि वो बिल को साइन करना चाहते हैं, बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेजना चाहते हैं, या बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वेरी वेरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन एज फार एज स्टेट बिल इज कंसर्न्ड। एज फार एज पार्लियामेंट का बिल इज कंसर्न्ड, अभी तक यही वाला सिस्टम एप्लीकेबल है, उस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है। जजमेंट इज अबाउट स्टेट बिल्स। वापस आते हैं, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अच्छा हाँ, प्रेसिडेंट और क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ना ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। अब हमारे संविधान में कानून बनाने की पावर, लॉज बनाने की पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट, जिसको आप कहते हो लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर यह सेपरेशन ऑफ पावर डाइल्यूट हो जाता है, जिसको हम ऑर्डिनेंस मेकिंग कहते हैं। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल है 123। उस आर्टिकल के अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस जिसमें पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, इफ पार्लियामेंट सेशन इज नॉट ऑनगोइंग, देन ऑर्डिनेंस कैन बी पास्ड बाय द प्रेसिडेंट। वंस अगेन, ये बाय द प्रेसिडेंट का मतलब है कि वो अपनी मर्जी से नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले उस मामले पे ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ऑर्डिनेंस हैज द सेम इफेक्ट एज अ लॉ पास बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई कानून और ऑर्डिनेंस का सेम इफेक्ट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी कानून है। टेम्पररी कानून क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस जब प्रेसिडेंट के दफ्तर से निकलता है, जब पास कर दिया जाता है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर, उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको उसे लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के टेबल के अंदर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है एज अ बिल, यानी उसको नॉर्मल कानून की तरह प्रेजेंट करना पड़ता है। अब इस चीज को अगर आप नहीं करते हो, इफ यू डोंट प्रेजेंट द बिल
विद इन 6 months ऑफ पासिंग द ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब एक ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी कानून होता है जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 6 months और 6 weeks तक अप्लाई हो सकता है। 6 weeks क्यों? क्योंकि 6 months तो चलो आपने उसको रखना है, विद इन 6 months यू हैव टू कीप इट, you have to present it to the लोकसभा और राज्यसभा, but after presenting also you get 6 weeks, आपको 6 हफ्ते का टाइम मिलता है उस ऑर्डिनेंस को पास करवाने का। ठीक है, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो है भारत में बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फिगर है। उनका मेजर काम आता है बाय बीइंग द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरपर्सन होना उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट के एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट के एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड नहीं, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस दे पार्टिसिपेट। प्रोसेस वही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, पर्ची है, सेम है। इनका भी टेन्योर 5 साल का होता है। जब प्रेसिडेंट की अपनी सीट मान लीजिए 5 साल के दौरान ही वेकेट कर दे, मान लीजिए इन द 3rd ईयर प्रेसिडेंट डाइज, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह ले सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट, बट जस्ट फॉर 6 months, मात्र 6 महीने के लिए, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट होने के 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, दोनों का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाते हैं। अब आते हैं रियल अथॉरिटी के ऊपर, असली अथॉरिटी के ऊपर, जो है प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जिस व्यक्ति को उस पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टीज के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है। मतलब 272 का मार्क जो पार्टी या ग्रुप अचीव कर लेता है, वो अपना एक नॉमिनी देता है, उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलवाते हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बताते हैं प्रेसिडेंट को, देखिए ये सर, ये 5-6 बंदे हैं या 10-20 बंदे हैं, इनको मैं मंत्री बनाना चाहता हूं। तो जिन लोगों के नाम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं, वही लोग मंत्री बन पाते हैं, वही लोग मिनिस्टर बन पाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ही इज द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द मंत्रालय। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ड्यूटीज दी गई है आर्टिकल 78 के अंदर कि वो कम्युनिकेशन करेंगे प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट उनसे रिपोर्ट मांग सकते हैं कुछ मामलों में, जैसे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी किस प्रकार से चल रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स में क्या मामले डिस्कस हो रहे हैं, ये इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल तरीके से भी उनसे पूछा जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइम मिनिस्टर इज द वन हु इज रनिंग द शो। रही बात मंत्रियों की, बाकी मंत्रियों की, तो बाकी मंत्रियों की जो अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही होती है। दिस प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बेसिकली कॉल्ड द गवर्नमेंट। इसी को गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है, सरकार का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ना मिनिस्टर्स की रैंकिंग होती है, जैसे जब से हाईएस्ट रैंक पे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट शब्द हमारे संविधान में ओरिजिनली था नहीं, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से इसे ऐड किया गया। ये क्यों ऐड किया गया? क्योंकि जब पहले नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे 1975 में, तो इंदिरा गांधी ने अकेले ने प्रेसिडेंट को जाके बोल दिया था एज अ प्राइम मिनिस्टर कि आप इमरजेंसी लगवा दीजिए। उन्होंने अपने मंत्रियों को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। तो एक तरीके से आप तानाशाही इसे कह सकते हो, वन मैन शो कह सकते हो। वो चीज रिपीट ना हो दोबारा, इसलिए ये लिख दिया गया संविधान में कि नेशनल इमरजेंसी सिर्फ तभी डिक्लेयर की जा सकती है जब कैबिनेट के मंत्रियों का रिटर्न रिकमेंडेशन आता है। ये कैबिनेट में जनरली 15 से 20 मिनिस्टर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो एक सरकार में हो सकता है, उस पर एक लिमिट है, एक कैप है, एंड दैट कैप इज 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज्यादा आप मंत्री बना ही नहीं सकते हो। इसका मतलब है कि आप 60-70 से ज्यादा मंत्री बना नहीं सकते हो। अब ये 60-70 लोग भी थोड़ी ना रोज मीटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे कि पॉलिसी क्या बनानी है, इसलिए इनमें भी एक छोटा ग्रुप बना लिया जाता है जिसको कैबिनेट कहते हैं। 15 से 20 मंत्री कैबिनेट के होते हैं जिनके पास सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर। इनको कैबिनेट का मेंबर बना दिया जाता है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर।
तो अब कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ऊंची रैंक पे हैं, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट उससे नीचे, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और फिर डेप्यूटी मिनिस्टर। हमारे संविधान में ना तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात की गई है, ना डेप्यूटी मिनिस्टर की बात की गई है। ये सब बाकी कानूनों के अंदर मेंशन्ड है, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयर इज नो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड। ये एंटायर मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री जो है, कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि लोकसभा में जब तक तुम्हारी मेजॉरिटी है तब तक तो ठीक, लेकिन मान लीजिए लोकसभा यह डिसाइड करते हैं कि हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ ले आना चाहते हैं। ऐसे अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर अगर वोटिंग हो जाती है सदन में, हाउस में, और वोटिंग के अंदर अगर मेजॉरिटी जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट कर देते हैं, मान लीजिए 350 लोग लोकसभा में उपस्थित हों और इन 350 में से 170 लोग ये कह दे या 180 लोग ये कह दे, टू हैव अ क्लियर मेजॉरिटी, दैट वी सपोर्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर ऐसा हो जाता है तो सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाएगी। अगर सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाती है तो पूरे मंत्रालय को रिजाइन करना पड़ता है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। एंटायर मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। इसलिए लोकसभा के प्रति, क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा के अंदर पारित हो सकता है, राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है। सरकार बनाने के लिए आपको कहां मेजॉरिटी चाहिए? लोकसभा में, यस। राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में मेजॉरिटी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, जो असली सदन है जिसमें लोगों ने आपको चुन के भेजा है, वो लोकसभा है। इसीलिए लोकसभा के प्रति मंत्री जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मंत्रियों के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। देखो ऑब्वियसली इनकी सैलरीज, अलाउंसेस वगैरह डिफरेंट होती है, और मंत्री की जो पोजीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मंत्री के कुछ प्रिविलेज होते हैं। नंबर 1, और ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त आपको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा रहा हो, एज अ मंत्री अपॉइंट किया जा रहा हो, उस वक्त आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो। दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैनॉट रिमेन अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी फॉर मोर देन 6 months। इसका मतलब कि अगर आपको मान लीजिए बना भी दिया गया मंत्री विदाउट यू बीइंग अ एमपी, इट इज इंपेरेटिव, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड मिनिस्टर। ये आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। आप बाई इलेक्शन लड़ सकते हो। बाई इलेक्शन का मतलब होता है जब कोई सीट खाली होती है लोकसभा के अंदर, तो उस वेकेंट सीट के लिए, वेकेंट कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, डेथ ऑफ द कैंडिडेट, रेजिग्नेशन ऑफ द कैंडिडेट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, तो आप बाई इलेक्शन लड़ सकते हो। यू कैन फाइट द बाई इलेक्शंस, दैट्स परफेक्टली फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैनॉट स्टे मिनिस्टर इफ यू डू नॉट बिकम एमपी विद इन 6 months। दूसरा प्रिविलेज मंत्री को पता है क्या होता है? कि वो किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। चाहे वो लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, राज्यसभा में भी स्पीच दे सकता है, राज्यसभा की कमिटीज में भी इनवाइट किया जा सकता है, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता है। सो वो जिस हाउस का, जिस सदन का मेंबर है, सिर्फ उसी सदन में वोटिंग कर सकता है। दूसरे हाउस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पीच दे सकता है, कमिटी में बैठ सकता है, लेकिन वोट करके नहीं आ सकता है। इसके अलावा आखिरी पोजीशन जो होती है वो होती है अटॉर्नी जनरल की यूनियन एग्जीक्यूटिव में। अटॉर्नी जनरल इज समवन हु इज अ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जितने मर्जी टेन्योर के लिए अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल के पास आर्टिकल 88 के तहत वही सेम प्रिविलेजेस होते हैं जो एक मिनिस्टर के पास होते हैं। राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, बट नॉट टू वोट। अटॉर्नी जनरल का काम होता है सरकार को रिप्रेजेंट करना उन केसेस के अंदर जहां पे सरकार एक पार्टी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्टी टू मेनी केसेस। अटॉर्नी जनरल एंड हिज जूनियर्स जैसे कि सॉलिसिटर जनरल एटसेट्रा, दे रिप्रेजेंट हिम। ठीक है। अटॉर्नी जनरल को चीफ लीगल ऑफिसर भी बोला जाता है देश का, और चीफ लीगल एडवाइजर भी बोला जाता है। अटॉर्नी जनरल को प्राइवेट प्रैक्टिस करने में बैन नहीं है। मतलब अगर वो एडवोकेट है, अगर कोई व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल बनाया गया है वो एडवोकेट है, तो वो बाकी केसेस भी टेक अप कर सकता है। ऐसा नहीं कि सरकार का वकील है तो सरकार के लिए, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे वो किसी मर्डर कॉन्विक्ट को डिफेंड नहीं कर सकता है जब तक वो सरकार से परमिशन ना ले ले।
ठीक है। सिमिलरली उन केसेस में वो पार्टी नहीं बन सकता है जिसमें सरकार ऑलरेडी पार्टी है, तो वो ऑपोजिट साइड से नहीं जा सकता, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका मेकअप कैसा है, उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, ये समाप्त होती है। अगले चैप्टर में हम लेजिस्लेचर और उसकी पावर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उस दौरान विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द एंटायर लॉ मेकिंग सिस्टम वर्क्स।